हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के बारे में, जो मैक्सिमम पूछे जाने वाले कुछ रेगुलर क्वेश्चन हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आपको अपना नाम, क्वालिफिकेशन और कैरियर समरी बताना होता है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट लाइटिंग एंड पावर वायरिंग, जो कि बहुत बेसिक है और ये स्टार्टअप होता है इलेक्ट्रिकल। इसमें स्टार्ट करते हैं हम लाइटिंग सर्किट से, जो फीडिंग होती है लाइटिंग डीबी से। उसके बाद पावर सेम होता है, जो कि पावर डीबी से होता है। एसी का भी सेम ऐसे ही होता है, एसी डीबी से। लाइटिंग सर्किट का क्या है कि ये अपना आता है लाइटिंग डीबी से, जो कि कनेक्टेड होता है थ्रू द स्विच, लाइटिंग स्विच। पावर सर्किट सेम होता है, ये रिंग भी होता है और सिंगल भी होता है। तो रिंग है तो आपका डुअल हो जाएगा और सिंगल है तो सिंगल रहेगा। एसी का भी सेम होता है। एक रिंग सर्किट में कितने सॉकेट लगाए जाते हैं, तो बेसिकली इसका जो कैलकुलेशन होता है, एक सर्किट में हम 1 किलोवाट पे या 1.5 किलोवाट पे डिजाइन करते हैं, जो कि 5 to 6 हम पावर सॉकेट उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसका केबल साइज होता है, जो कि रेगुलर 4 स्क्वायर mm होता है। लाइटिंग के लिए 2.5 यूज होता है और एसी के लिए 6 to 10 तक होते हैं, डिपेंड ऑन द एसी कैपेसिटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है पैनल कितने प्रकार के होते हैं या डीबी कितने प्रकार की होती हैं। तो एमडीबी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, एसएमडीबी सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ईएसएमडीबी जो कि इमरजेंसी सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, पीडीबी पावर डीबी होता है, लाइटिंग डीबी होता है, एसी डीबी होता है। तो ये हमारा बेसिकली डीबीज होती हैं। ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रेकर एसीबी होता है, जो कि 600 to 2500 एम्पियर तक के कैपेसिटी में आती है। एमसीसी भी होता है, जो कि 63 एम्पियर टू 600 एम्पियर तक में आती है। एमसीबी 10 to 63 एम्पियर कैपेसिटी की होती है। ईएलसीबी 20 एम से 30 मिली एम से 63 to 500 मिली एम्स तक की होती है। उसके बाद आरसीबीओ सेम होता है ईएलसीबी कैपेसिटी। उसके बाद आप आ जाए आइसोलेटर आपका 20 से लेके 100 तक के होते हैं। और ये टीपीएन, टीपी, एसपी। टीपीएन मीन्स होता है 3 पोल एंड न्यूट्रल, टीपी मीन्स होता है 3 पोल एंड एसपी सिंगल पोल। केबल कितने टाइप की होती है, तो केबल बेसिकली हमारा जो रेगुलर यूज होती है 2 ही टाइप की होती है, आर्मर्ड होती है और फ्लेक्सिबल यूज होती है। कोर के उस पे जाएंगे तो सिंगल कोर होती है, डबल कोर होती है, 3 कोर होती है, 4 कोर होती है और 1.5 कोर भी होती है। उसके बाद हम अगर बात करें ग्राउंडिंग केबल की, तो जो भी हमारी केबल कैपेसिटी है उसका 50% कैपेसिटी की हमारी ग्राउंडिंग होती है। अभी सपोज अगर हमारा केबल 100 स्क्वायर mm का है, तो हम उस पे ग्राउंडिंग केबल 50 to 70 स्क्वायर mm का डालेंगे। उसके बाद पूछ रहा है टेल मी लाइटिंग स्विच, पावर सॉकेट एंड एसी आइसोलेटर कैपेसिटी। तो लाइटिंग स्विच बेसिकली आपका 6 एम्स के होते हैं, पावर सॉकेट आपका 13 एम्स और 16 एम्स के होते हैं, और एसी जो होता है हमारा 32 एम्स होता है। और एसी जो आइसोलेटर हमारे होते हैं, ये बेसिकली IP65 होते हैं, बिकॉज ये वाटरप्रूफिंग होता है। वाटरप्रूफ के लिए हम IP65 यूज करते हैं। लाइट कितने टाइप की होती है, तो लाइट आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट हो गई, सीएफएल हो गया, एलईडी हो गया। उसके बाद एलईडी पैनल लाइट जो 60x60 में आती है। फसाड लाइट उसको बोलते हैं जो बिल्डिंग के आउटसाइड में लगी रहती है, जैसे ग्लास पे लगी रहती है, टॉप पे लगी रहती है। हाइलोजन आपको पता ही होगा बेसिकली। उसके बाद एमएच लैम्प, मेटल हाईलाइट होता है, जैसे स्टेडियम में लगाए जाते हैं, स्ट्रीट में लगाए जाते हैं, ये भी। और प्लस सोडियम भी, ये दोनों सेम होते हैं, बट सोडियम का थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। और अभी बेसिकली देखेंगे तो मेटल हाइलाइट यूज होता है ज्यादातर। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज वोल्टेज, करंट एंड एम्पियर एंड ओम्स लॉ एंड न्यूट्रल अर्थिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। वोल्टेज जैसे कि आप जानते ही हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉल वोल्टेज, जो कि हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉल एम्पियर। ये सीधा बोल सकते हैं एम्पियर को, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कितने रेजिस्टेंस के साथ में फ्लो हो रहा है, उसी को हम एक तरीके से एम्पियर बोलते हैं। और ग्राउंड रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो ये बेसिकली आप लोग जानते हैं, जैसे ह्यूमन एंड इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए यूज होता है। और सेकंड इसका होता है कि जो भी हमारे हाई शॉर्ट सर्किट या हाई जो भी वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस होता है, या कोई भी ऐसे अबनॉर्मलिटी, तो उस टाइम ये डायरेक्ट पाथ होता है, जो कि ग्राउंड कर देता है एक्सेस करंट को। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, जो कि आप देख सकते हैं ग्राउंडिंग के बारे में। इसका रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम होता है। कनेक्शन और ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं, तो कनेक्शन बेसिकली पैरेलल होता है, सीरीज होता है, स्टार होता है, डेल्टा होता है। और जॉइंट देखेंगे तो ब्रांच जॉइंट होता है और स्टेट जॉइंट, जो कि ये रेगुलर जॉइंट होते हैं हमारे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ पैनल में कितने पार्ट होते हैं या स्पेयर्स के क्या क्या होते हैं। तो पैनल बॉडी हो गई, बस बार हो गया, हैच प्लेट हो गई, प्लेटो होता है जिसमें हमारा ग्लैंड वगैरह लगाई जाती है। उसके बाद ग्लैंड हो गया, पायलट लाइट जिसको इंडिकेटर भी बोलते हैं, वो पायलट लाइट है। वोल्ट एंड एम्पियर मीटर हो गया, VMR हो गया, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, जो कि वोल्टेज को
मॉनिटर करती है। VSP हो गया जो कि फेस प्रिवेंटर हो गया, ये क्या करती, कोई भी फेस फेलियर होता है उस टाइम प्रोटेक्शन देती है। और VMR ओनली फॉर वोल्टेज होता है, अंडर हाई कोई भी इसमें अगर हमारे अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट पे काम करती है। फ्यूज आपको पता ही है प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, जो कि जैसे 4C हो गया, हाई रप्चर कार्टेज फ्यूज हो गया, उसका ग्लास फ्यूज हो गया, बोतल फ्यूज हो गया, ये हमारे फ्यूज होते हैं। ब्रेकर्स हेवी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है उस टाइम में ट्रिप कर देते हैं। लक्स क्या होता है, लक्स केबल में लगाए जाते हैं जो कि हमारा जॉइंट के काम या टर्मिनेशन के काम आता है। अर्थ बार क्या होता है, अर्थ बार वो होता है जिसमें सारी केबलें आके कनेक्ट होती हैं। न्यूट्रल लिंक भी सेम होता है जिसमें सारे न्यूट्रल हमारे आके कनेक्ट होते हैं। सेलेक्टर स्विच क्या होता है, डिपेंड ऑन द, जैसे कि हमारा वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, करंट सेलेक्टर स्विच है, जो भी हमारा डिजाइन सिटी मीटर जो भी उस सेलेक्टर स्विच पे कनेक्ट है वो हमें दिखाएगा। ACB क्या होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो ACB जैसे आप जानते हैं फुल फॉर्म एयर सर्किट ब्रेकर, ये दो टाइप के होता है, EDO टाइप होता है और MDO टाइप, जिसको इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट बोलते हैं और मैन्युअली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट बोलते हैं। और इसमें जो बेसिकली 5 सेटिंग होती है, जो IR हो गया, जो लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, उसके बाद इंस्टेनियस हो गया, उसके बाद ग्राउंड फॉल्ट सेफ्टी हो गया, ये जो हमारे मेन सेफ्टी होते हैं। इसके बारे में भी मैं एक एक करके आप लोगों को कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल जो हमारी यही मेन सेटिंग होती है। तो जैसे कि इसमें इंस्टेनियस जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ उसको इंस्टेनियस बोलते हैं। उसके बाद जो ओवरलोड हो गया, ओवरलोड में हमारा जो भी हमारा ब्रेकर कैपेसिटी है उसके सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि ये शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम पे काम करता है। ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई भी हमारा लीकेज होता है मोर देन आपका 30 मिली एम्प्स, तो ये ब्रेकर ट्रिप करा देगा, या जो आपने सेट पॉइंट किया हुआ है ये हो जाता है। उसके बाद इसमें कॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें एक क्लोजिंग कॉइल होती है, अंडर वोल्टेज कॉइल होती है और सन ट्रिप कॉइल होती है। तो क्लोजिंग कॉइल बेसिकली हमारा जो यूज होती है ब्रेकर को ऑन ऑफ कराने के लिए। अंडर वोल्टेज सीधा आपको पता ही होगा, ये वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए। सन ट्रिप इंपॉर्टेंट है, सन ट्रिप हमारा कई लॉजिक पे काम करती है, जैसे कि आपका अर्थ फॉल्ट पे भी काम करती है, इंस्टेनियस पे भी काम करती है, या कोई भी हमारा फेलियर पे भी काम करती है। ये ट्रिप कराने के लिए होती है। CHM क्या होता है, ये चार्जिंग मोटर टर्मिनल होता है, जो कि हमारा एक मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट में होती है, जो ऑटो चार्ज होती है ब्रेकर, इसके लिए। उसके बाद ये दो टाइप के कंट्रोल के फार्मूले पे जाएंगे तो दो टाइप की होती है, थर्मल प्रोसेस होती है और माइक्रोलॉजी। तो थर्मल प्रोसेस हमेशा हीट पे काम करता है, जैसे कि इसका नाम से आप समझ रहे होंगे, और माइक्रोलॉजी होता है जो कि हमारे सेंसर्स पे काम करते हैं और पैरामीटर्स पे। उसके बाद इसमें आर्च्यूट होते हैं, जो आर्च्यूट का काम है जब हमारा कनेक्शन, जब भी हमारा ब्रेकर क्लोज होता है उस टाइम हाई स्पार्क होते हैं, जिसको ये डिवाइड कर लेता है और अपने अंदर ही इसको फिनिश कर देता है। प्लंजर क्या होता है, प्लंजर सेट होता है जो जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसपे ऑफ ऑन सारी कॉन्टेक्टर, मूविंग स्टैंडिंग कॉन्टेक्टर, जो भी चीजें लगी रहती हैं, चार्जिंग मोटर, उसको प्लंजर बोलते हैं। उसके बाद इसमें 3 मोड होते हैं, तो ऑफ ऑन एंड आइसोलेशन। जैसे कि हमारा ब्रेकर के नीचे एक इंडिकेटर देखेंगे जिसमें 3 मोड लिखे रहते हैं, ऑफ ऑन आइसोलेशन। तो अगर ब्रेकर ऑन है तो हमारा ग्रीन दिखेगा, रेड में रहेगा, अगर ऑफ है तो ग्रीन रहेगा। उसके बाद आइसोलेट है तो आप ब्रेकर को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ACB होती है। और MCCB क्या होती है, तो MCCB बेसिकली ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि ये रिमोटली ऑपरेटेड ब्रेकर है, और ये डिजाइन किया होता है, इसका प्रोटेक्शन डिजाइंड होता है बाय फैक्ट्री डिफॉल्ट, जहाँ पे आप ओनली एम्पियर वगैरह सेट कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द सेटिंग विल सेम एज कंपनी प्रोवाइडेड। उसके बाद इसको हम मैक्सिमम जो हमारा इंस्टॉल करते हैं, हम इसको लोड साइड करते हैं। स्ट्रीम साइड में हमारा ACB होती है और लोड साइड में MCCB, जो कि यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक्सपेंस अगर कंपेयर करेंगे MCCB और ACB में, तो ACB आपका एक्सपेंसिव है और ये उससे लेस देन है। तो इसके लिए हम इसको मैक्सिमम लोड साइड पे, कि कोई भी अगर हमारा डैमेजिंग आ रहा है तो इसका हम वियर कर सके, जो मैक्सिमम यही इसका रीजन है कि हम MCCB लगाते हैं। और ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 तक पे हम MCCB को डालते हैं। MCCB, ELCB, RCCB, RCCBO, MPCB, फ्यूज, आइसोलेटर विद डेफिनेशन। तो MCCB का फुल फॉर्म जैसे जानते ही हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। RCCB का होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और O है तो ओवरलोड हो जाएगा। MPCB होता है जो हमारा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि आपने ज्यादातर देखा होगा स्टार्टर वगैरह में, एडवांस स्टार्टर में लगाए जाते हैं। ये दो काम करता है, ब्रेकर का भी काम करता है, ओवरलोड का भी काम करता है। उसके बाद आप इसमें MCB में देखेंगे जो 3 क्लास होती है, जैसे कि देखेंगे B, C, D, E, Z, ये सारी क्लासेस होती हैं हमारा। तो अकॉर्डिंग हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है ट्रिपिंग, या जैसे जहाँ वेट है, जहाँ पे हैवी है, रजिस्टिव लोड है, या आपका कैपेसिटिव लोड है, या इंडक्टिव लोड है, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। तो ELCB आप जैसा जानते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो कि डिसाइड की रहती है
हमारा लीकेज पे, जितने भी हमारा लीकेज उसके अबव आएगा तो एलसीबी ट्रिप हो जाएगी। सेम आरसीसीबी भी ऐसे ही है, रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेक्नोलॉजी का। बट एलसीबी और आरसीसीबी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। पोल्स के इसके डिफरेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें 2 पोल्स भी आते हैं, सिंगल पोल भी आता है जो कि डेटा सेंटर में यूज होता है। आरसीसीबीओ डिफरेंट होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें एक ओवरलोड की भी सेटिंग्स होती हैं। आरसीसीबीओ कैपेसिटी 30 एम्स है, तो इसके एक्सेस अगर लोड आ रहा है तो वहां पे ट्रिप हो जाएगी, प्लस आपको अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन भी देगी। मोटर प्रोटेक्शन के बारे में बताया ही है। उसके बाद आइसोलेटर जो कि ओनली स्विच ऑन ऑफ के काम आता है, और मेन जहां भी केबल एंटरिंग होती है हम आइसोलेटर में ही फीड कराते हैं। एचआरसी हाई रैप्चर कार्टेज फ्यूज होता है, ग्लास फ्यूज होता है, बोतल फ्यूज होता है, और ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है व्हाट इज द स्विच गियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसेट। तो स्विच गियर जो भी हमारा 11 kV टू 440 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अंडर स्विच गियर आते हैं, इसको स्विच गियर का बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी इसमें मैंने आपको मोस्ट कॉमन जो भी एसेट्स होते हैं और कैसे फीड कराया जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपका 11 kV टू 440 कन्वर्ट किया, रिड्यूस किया वोल्टेज को, वो फीड किया एमडीवी को। सेम ऐसे जनरेटर है, जनरेटर आपका फीड कर रहा है एटीएस को, एटीएस कनेक्टेड होती है एमडीवी को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एमडीवी में डबल सोर्स हो गए, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका एटीएस में ड्यूअल सोर्स होता है, ऑटो ट्रांसफर स्विच, जैसे आप जानते ही हैं, आगे इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद ये सीबी देख सकते हैं जो कि कैपेसिटर बैंक है, वो भी एमडीवी से कनेक्टेड होता है पैरेलल में थ्रू द सीडी एंड द पावर केबल। एमडीवी फीड कराती है एसएमडीवी को, एसएमडीवी फीड कराती है डीवी को, और यहाँ पे हम यूपीएस कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं आफ्टर एसएमडीवी। तो ये हमारा पूरा बेसिकली स्विच गियर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केबल साइज का, व्हाट इज द स्टैंडर्ड केबल साइज फॉर टीआर टू एमडीवी। ट्रांसफार्मर टू एमडीवी का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो ये 600 होता है बेसिकली, सिंगल कोर 600 स्क्वायर एमएम, जो कि हमारा यूज होता है ट्रांसफार्मर टू एमडीवी। और केबल का अगर, हाँ इसमें एक और चीजें हैं कि केबल का हमारा जैसे कि एम्पियर और केबल का कैसे डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली आप कॉपर के लिए एक स्टैंडर्ड रख लीजिए कि जितने स्क्वायर एमएम की है उसमें मल्टीप्लाई बाई 1.5 कर दीजिए, वो आपका टोटल लोड हो जाएगा, केबल साइज हो जाएगी। प्लस अगर जैसे सपोज दैट मोटर वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारा स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं केबल के लिए। तो वहां पे क्या करना है, अगर मोटर का रनिंग करंट अगर 15 है तो मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम आप कीजिए, तो टोटल आपका 45 हो गया। तो 45 के अकॉर्डिंग आपको केबल साइज डिसाइड करना होता है, ये होता है मोटर में। उसके बाद यहाँ पूछा है व्हाट इज द सीटी एंड सीवीसीटी। तो सीटी आप जैसे जानते ही करंट ट्रांसफार्मर होता है जो कि मीटर के लिए लगाए जाते हैं, एम्पियर के लिए लगाए जाते हैं। सीवीसीटी क्या होता है, ये कोर बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारा अर्थ लीकेज रिले के लिए या सिंगल पूरे केबल का वैल्यू लेना है, वहां पे हम यूज करते हैं। तो सीवीसीटी बेसिकली कंट्रोल्स के लिए भी यूज होती है और रीडिंग के लिए भी यूज होता है। सेम ऐसे सीटी भी है, कंट्रोल के लिए भी और रीडिंग के लिए, जो कि ये मीटर से कनेक्टेड होती हैं, और सीवीसीटी आपका रिले से कनेक्टेड होती है। रिले कितने टाइप के होते हैं, तो कंट्रोल में अगर देखेंगे तो रिले 2 ही टाइप की होती है, ऑक्सिलरी रिले होती है और पीएलए होती है। ऑक्सिलरी वो होती है जैसे आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एनओएनसी होते हैं, नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन, उसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। पीएलए वो होती है जैसे कि आपने देखा होगा जिसमें 9 पोल 7 पोल 4 पोल लगे रहते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल सोर्स चाहिए एनओएनसी का, तो वो पीएलए होती है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड टाइप ऑफ स्टार्टर वायरिंग। तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा मेन होता है जो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है और जोड़ता है, मैक और ब्रेक, ये मेन काम है कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि हमारा बेसिकली पावर के लिए यूज होता है 600 टू 600 एम्पियर तक का। यही डिफरेंट है रिले में, रिले हमारी कंट्रोल में यूज होती है जो कि मैक्सिमम हम 6 टू 16 एम्पियर तक यूज करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर में हमारा पावर के लिए है। सेकंड, ये कॉन्ट्रैक्टर में 9 वोल्ट कॉइल होती है, ये 220 में भी होती है और आपका 24 में भी होती है। और अगर स्टार्टर वायरिंग देखेंगे तो ये कंट्रोल एंड पावर, इसमें 2 टाइप की वायरिंग होती है। तो पावर में अपना कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है और कंट्रोल में आपकी रिलेस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द पीएफ एंड हाउ टू मेंटेन। तो पीएफ मींस आप बेसिकली जानते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता क्या है, रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर, मींस जो भी हमारा रियल पावर है और अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर वो हो जाता है जैसे केवीए, ट्रांसफार्मर आपका जो भी केवीए में दे रहा है वो हो गया आपका अपेरेंट हो गया, और रियल पावर हो गया जैसे कि मोटर आपकी 10 किलोवाट की है तो वो रियल पावर हो गया। इन दोनों का डिफरेंट को ही पावर फैक्टर है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोसाइन ऑफ दैट एंगल बिटवीन डिफरेंट बिटवीन वोल्टेज एंड एम्पियर। तो जैसे जो वोल्टेज और एम्पियर के अंदर जो भी हमारा कोसाइन होता है, क्रिएट होता है, उसको भी हम पावर फैक्टर बोलते हैं। टोटल पावर मैंने आपको बताया केवीए में होता है, रियल पावर आपका किलोवाट में होता है, और इसको हम मेंटेन करते हैं कैपेसिटर बैंक से।
उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर बैंक कैसे मेंटेन करता है। तो ये क्या करता है कि जब भी हमारा मेन जो आपका पावर फैक्टर है ये मेन इंपैक्टिव होता है इंडक्टिव लोड पे उस पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बाकी आपका रजिस्टिव या कैपेसिटिव लोड जो होते हैं इस पे ज्यादा आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पावर फैक्टर पे। तो वहां पे क्या होता है कि जब भी हमारा लैगिंग होता है या लीडिंग होता है पावर फैक्टर, उस टाइम में क्या करता है, कंपनसेट कराता है। अगर लैगिंग है तो लीडिंग करा देगा, लीडिंग है तो लैगिंग करा देगा। इसके अंदर रिएक्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, कॉन्टैक्टर होते हैं और एपीएफसी कंट्रोलर होता है जो कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जो कि सेंस करता है हमारा लैगिंग है या लीडिंग है। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे बैंक्स होते हैं कैपेसिटर बैंक उतना अपना उसको कमांड भेजता है और ऑन करता है। उसके बाद ये अगर देखेंगे तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है एमडीबी के साथ में कैपेसिटर बैंक। इसके अंदर सीटीज लगी होती हैं जो कि एमडीबी में कनेक्टेड होती हैं और वहां से ये पावर फैक्टर को ऑब्जर्व करता है लैगिंग है या लीडिंग है। आफ्टर डिसाइड करता है इसका कंट्रोलर एंड देन बैंक को टर्न ऑन ऑफ करता है। तो ये बहुत सिंपल है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं सारी चीजों को। हाउ टू चेक केबल, तो केबल कैसे चेक करते हैं, तो केबल चेक करने के दो मेथड होते हैं। पहला हो गया आपका मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर हो गया, दूसरा हो गया मैगर हो गया। तो मल्टीमीटर से आप स्मॉल केबल चेक कर सकते हैं, बट अगर हमारा लेंथ ज्यादा है, केबल साइज हैवी है, तो उसमें हमें मैगर ही मारना पड़ता है। तो मैगर का अगर वैल्यू आपका मोर देन 100 ohms मिल रहा है, 200 ohms मिल रहा है, तो केबल ओके है या ओपन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेस देन इसके मिलता है, अबव द 100 और 200 के बीच में मिलता है, तो वहां पे आप कुछ डाउट से आते रहते हैं, जैसे कि हो सकता है केबल वेट है या कहीं से लीकेज है, छोटा मोटा कट है या इस टाइप के हमारा केबल ओल्ड है। बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और लेस देन अगर 100 मिलता है तो कंप्लीटली शॉर्ट है, 0 तो शॉर्ट ही होता है। तो यही इसके टेस्ट होते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं, तो मेंटेनेंस बेसिकली आप जानते ही है, रिएक्टिव, करेक्टिव एंड पीपीएम। तो रिएक्टिव जैसे कि रेगुलर हो गया, लाइट खराब हो गया, स्विच खराब हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये सारे हमारे आपका आ जाते हैं रिएक्टिव में। करेक्टिव क्या होता है, तो करेक्टिव से पहले हमें पीपीएम करना पड़ता है, जैसे कि प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो उस टाइम अगर हमने काम किया किसी भी चीज का, किसी पैनल का पीपीएम किया, पीपीएम के टाइम हमें कोई चीज फेलियर मिला, तो जो उसको हम जैसे ब्रेकर डैमेज मिला, केबल डैमेज मिला, कोई चीज ब्रोकन है, हीट है, वो रिप्लेसमेंट करते हैं। वो सारी चीजें करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। उसके बाद व्हाट इज अ पीपीएम ऑफ डीवी एंड फ्रीक्वेंसी। तो डीवी का पीपीएम क्या होता है, कैसे करोगे और ये कितने महीने पे होता है। तो बेसिकली ये 3 होते हैं, क्वार्टरली होता है, सेमी होता है, उसके बाद एनुअल होता है। तो क्वार्टरली में आपको क्या करना होता है, जनरली आप पूरे पैनल को क्लीन करो, विजुअल इंस्पेक्शन करो, टाइटनेस चेक करो, उसके बाद आप वोल्टेज एम्पियर करंट ले लो। सेम ऐसे आपका क्वार्टरली में भी यही फॉलो होता है, बट एनुअल में थोड़ा डिफरेंट होता है। एनुअल में क्या हो जाता है कि आपको साथ ही साथ थर्मोग्राफी भी करना होता है। थर्मोग्राफी क्या होता है, थर्मोग्राफी जैसे कि हीट टेस्ट होता है कि कोई बस बार हीटिंग है, मेल्टिंग है या इस टाइप का चीजें थर्मोग्राफी से हम कैच करते हैं। तो इसके लिए उसमें थर्मोग्राफी ऐड हो जाता है। और उसके बाद पूछ रहे हैं मोटर एंड स्टार्टर। तो अगर स्टार्टर की बात करें तो हम डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन होता है, स्टार डेल्टा होता है, सॉफ्ट होता है, उसके बाद वीएफडी होता है। मोटर की बात करें तो मोटर हमारा बेसिकली 2 ही टाइप की ज्यादातर रेगुलर कॉमन यूज होती है, इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जैसे कि ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, कटर, ये सारी चीजों में स्लिप रिंग जिसमें ब्रूस लगे रहते हैं। और इंडक्शन आपने जैसे पंप्स हो गए, उसके बाद कोई भी आपका जहां भी ड्राइव टाइप के हमारे वर्क है वहां पे हम इंडक्शन यूज करते हैं। और आजकल कंट्रोल भी कर सकते हैं वीएफडी से। स्टार डेल्टा क्यों यूज होता है, तो स्टार डेल्टा बेसिकली 1/3 वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमारा रोटर एंड स्टेटर के बीच के जो टार्क को कम करने के लिए हम 1/3 वोल्टेज ट्रांसमिशन यूज करते हैं, उसी को स्टार डेल्टा बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैचिंग रिले एंड फ्लोट स्विच इन द बूस्टर पंप। लैचिंग रिले और फ्लोट स्विच क्या होता है बूस्टर पंप में, तो जैसे आप जानते ही हैं पंप के टाइप ट्रांसफर पंप होते हैं, बूस्टर पंप होते हैं और सम पंप्स होते हैं, बहुत सारे पंप्स होते हैं, डिपेंड ऑन द यूजेज। तो यहाँ पे लैचिंग रिले का काम ये होता है इंटरचेंज कराना। सपोज एक बूस्टर पंप पैनल में 2 मोटरें लगी हुई हैं, तो एक बार नंबर 1 चलेगी, दूसरा सेकंड टाइम में नंबर 2 चलेगी। ये लैचिंग रिले के थ्रू होता है। उसके बाद फ्लोट स्विच अगर देखेंगे तो आपको पता ही है कि ये टैंक्स में लगे रहते हैं, तो जो भी हमारा लेवल हाई लो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑन ऑफ कराते हैं, कमांड देते हैं। तो वो कमांड हमारा लैचिंग रिले को एक्सेप्ट जाती है। लैचिंग रिले फिर डिसाइड करके मोटर 1 और मोटर 2 को इंटरचेंज कराती रहती है। उसके बाद हाउ विल डू यू द वीएफडी पैनल। वीएफडी पैनल का पीपीएम कैसे करोगे, तो वीएफडी पैनल का बेसिकली
बैटरी स्टार्ट ऑफ करने से पहले आपको अगर देखना है कि सिस्टम आपका कैसे आपका कनेक्टेड है, थ्रू द BMS है और ऑन है। तो अगर ऑन है तो आप वहां पे जाके सारे सिस्टम को टेस्ट करके आप ऑफ करेंगे फिर पैनल को, और अगर BMS है तो BMS से पहले आपको शट डाउन लेना है, उसके बाद पैनल को ऑफ करेंगे। पैनल ऑफ करने के बाद पहले पैनल को पूरा क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद आप उसके टर्मिनल को VFD के चेक करेंगे। VFD में एक चीज बहुत मस्ट होता है, ग्राउंडिंग केबल आपका प्रॉपर लगी होनी चाहिए, ये बहुत मस्ट होता है। उसके बाद आपको VFD का एग्जॉस्ट फैन PPM करना होता है, जो कि बहुत मस्ट होता है। आप जैसे भी रिमूव करेंगे VFD का कवर तो उसमें देखेंगे हिटसिंग होता है और फैन लगे रहते हैं, एग्जॉस्ट फैन, वो प्रॉपर आपके कवर होना चाहिए, और जिसकी लाइफ साइकिल होती है मैक्सिमम 5 to 6 ईयर। अब हम आगे बात करेंगे हार्मोनिक क्या होता है इन इलेक्ट्रिकल। तो हार्मोनिक अगर देखेंगे तो आपका डिस्टोर्ट, ये आपका डिस्टोर्ट जो वेव फॉर्म होती है उसी को हार्मोनिक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो 50 हर्ट्ज की साइकिल कंप्लीट होती है वो 90 पे जाती है, 90 से 0 आती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे 45, 35, 60, 90 ऐसे बहुत सारे वेरिएट रहेंगे, उसी को हम हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिक क्रिएट कैसे होता है? तो हार्मोनिक बेसिकली वहां पे क्रिएट होता है जहाँ पे नॉन लीनियर टाइप लोड होते हैं। तो नॉन लीनियर क्या होते हैं और लीनियर क्या होते हैं? तो लीनियर जैसे कि आप ये समझ लीजिए इंडक्शन मोटर हो गई, जहाँ पे आपने डायरेक्ट सप्लाई दिया और मोटर घूम गई और वहां पे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे बल्ब में आपने डाला, सीधा बल्ब जल गया। लेकिन अगर नॉन लीनियर में आएंगे तो वहां पे जैसे आपने सप्लाई दिया, फिर सप्लाई आपकी कन्वर्ट हो रही है, उसके बाद हमारा यूज हो रही है। तो जैसे सपोज दैट आपका VFD हो गई, VFD में क्या होता है, AC to DC कन्वर्ट होता है IGBT के थ्रू, उसके बाद फिर AC में कन्वर्ट होता है। सेम आपका ऐसे LED में हो गया, जहां भी आपके डायोड लग गए वहां पे नॉन लीनियर हो जाते हैं। UPS में भी नॉन लीनियर होते हैं। तो ये जैसे क्या होता है कि अगर हमारा हार्मोनिक ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे दो चीजें क्रिएट होती हैं। सेमीकंडक्टर भी एक तरीके से नॉन लीनियर है आपका, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है आपका जैसे कि हीटिंग बढ़ जाएगी और थोड़ा हमिंग का साउंड आएगा, ये दो चीजें होती हैं। प्लस आपका KWH भी बढ़ने लगेगा, तो इसके लिए हम हार्मोनिक मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द UPS एंड CVS। तो UPS जानते ही है, जैसे अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई होता है, और सेंट्रल बैटरी सिस्टम जो इमरजेंसी लाइटिंग के लिए होता है। बेसिकली ये DC ही होता है, जो लाइटें हमारी कनेक्ट होती हैं ये CVS से लगी रहती हैं, फायर के लिए होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं UPS के बारे में। तो UPS के कंपोनेंट क्या होते हैं और ये डिजाइन कैसे होता है? तो जैसे आप फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले UPS के मेन स्विच में सप्लाई जाती है, मेंस के बाद आपका रेक्टिफायर में जाता है, रेक्टिफायर से होके इन्वर्टर में, और वहीं से एक लूप हो जाता है हमारा बैटरी के लिए, जो चार्जिंग के लिए, और बैटरी बैंक। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल पैरेलल में कनेक्शन है। इन्वर्टर क्या करता है, फिर पावर सप्लाई कन्वर्ट करता है DC to AC, AC के बाद फिर फिल्टर में जाती है, जहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद फिर स्टैटिक स्विच पे जाता है। स्टैटिक स्विच के बाद क्या होता है, आपकी सप्लाई कनेक्ट होती है। तो स्टैटिक स्विच का काम क्या है? बेसिकली ये एक तरीके बाईपास स्विच है, जहाँ पे आपका देख सकते हैं मेंस और इन्वर्टर सप्लाई दोनों कनेक्टेड है। तो अगर जैसे हम इसको बाईपास करते हैं तो बाईपास करने में माइक्रो 3 सेकंड के अंदर चेंज ओवर कर लेता है, जो कि आपको फील भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम स्टैटिक स्विच का हम वहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी। तो बैटरी बैंक में क्या होता है, बेसिकली ये डिजाइन होता है 12 वोल्ट से, उसके बाद 48 वोल्ट से, उसके बाद 120 वोल्ट से। इसके बीच में आप देख सकते हैं एक छोटा सा BCB लगा हुआ है। BCB बैटरी सर्किट ब्रेकर, जो स्पेशली DC के लिए डिजाइन होता है। तो ये कंप्लीट UPS साइकिल है और UPS का प्रोसेस है। अब आगे हम जाएंगे बैटरी के बारे में। तो व्हाट इज अ बैटरी एंड टाइप ऑफ बैटरी। तो बैटरी क्या है? तो बैटरी बेसिकली आप कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि पावर को स्टोर करती है, वही बैटरी है। उसके बाद बैटरी टाइप्स कितने होते हैं? तो बैटरी बेसिकली नाउ इट इज द लिथियम ऑल्सो। सो पहले हमारा दो ही था, केमिकल था और आपका ड्राई था। तो केमिकल में देखेंगे कि जो केमिकल की वेट या ग्रेविटी बोलेंगे वो 1180 to 1250 होना चाहिए 12 वोल्ट में, और इसका बूस्ट वोल्टेज होता है 13.5। जितने भी बैटरी का जो भी कैपेसिटी है उसमें 1.5 या प्लस कर दीजिए, वो बैटरी का बूस्ट वोल्टेज हो जाता है। उसके बाद ड्राई टाइप में अगर देखेंगे तो ड्राई टाइप में इंडिकेटर देते हैं, तो वो उसमें 3 इंडिकेटर होता है। जैसे कि आपका व्हाइट हो गया, तो व्हाइट का मतलब होता है कि आपकी बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है। अगर ग्रीन है तो मीन्स चार्ज एंड हेल्थी है। अगर रेड है, रेड मीन्स डेड है। ये हमारे इंडिकेशन होते हैं। उसके बाद बैटरी में कैथोड क्या होता है और इनोड। तो कैथोड जानते ही है पॉजिटिव होता है और इनोड होता है निगेटिव होता है। ये दोनों मेन टर्मिनल होते हैं बैटरी के। बूस्ट वोल्टेज आपको बताया था, जितनी भी बैटरी कैपेसिटी
है, उसमें 1.5 आप प्लस कर दीजिए। ये हमारी बैटरी है। अब हम बात करेंगे पंप पैनल के बारे में। तो पंप पैनल काम कैसे करता है? तो ये पंप पैनल बेसिकली हमारा कमांड रिसीव करता है कई सोर्सेस से, जैसे कि फ्लोट स्विच से, प्रेशर सेंसर से, उसके बाद बीएमएस से। कमांड रिसीव करते के साथ में ये पीएलए से कनेक्ट होता है, जो हमने बताया था पीएलए रिले। पीएलए में कनेक्ट होता है। पीएलए क्या करती है आगे, फिर लैचिंग को कमांड देती है। लैचिंग क्या करती है, डिसाइड करती है पंप कौन सा चलना है, उसके बाद उसके पावर कॉन्टेक्टर को टर्न ऑन कर देती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन भी लगाए जाते हैं, वोल्टेज मॉनिटरिंग, फेस मॉनिटरिंग, ये सारी रिलेस लगी रहती हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है अगर यूटिलिटी पावर फेल हो जाए तो आप क्या करोगे? तो यूटिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि पावर सॉकेट हो गई, लाइटिंग हो गया, उसके बाद आपका टोटल फ्लोर्स लाइट हो गई या फ्लोर पावर्स हो गए, तो सारी यूटिलिटी में आती है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे पावर सॉकेट का, तो पावर सॉकेट में अगर सप्लाई गया तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है द पार्टिकुलर उसी सॉकेट का है कि उसके पूरे रिंग का गया। अगर रिंग का गया तो आपको डीवी चेक करना है, डीवी में ट्रिप है तो ट्रिप क्यों है, वो रीजन आपको फाइंड आउट करना है। मे बी द समवेयर लीकेज और समवेयर शॉर्ट सर्किट। ये हमारा प्रोसीजर होता है। अगर वहाँ डीवी में सब कुछ सही है, सपोज दैट द फ्लोर की लाइट चली गई, तो फ्लोर की लाइट जाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हमारा एक डीवी में डिजाइन होता है पहले आइसोलेटर फीड करता है सक्शन एलसीबी या आरसीसीबी को, जो 4 पोल्स में होती हैं। उसके बाद हमारा आरसीसीबी फीड करती है जो भी हमारे सर्किट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल कई बार हमारे सेक्शन स्ट्रिप हो जाते हैं, किसी एक ब्रेकर की वजह से हमारा पूरा सेक्शन की पावर सप्लाई चली जाती है। तो आपको सबसे पहले जो उसके डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट हैं सारे एमसीबी को ऑफ कर लेना है, फिर एलसीबी ऑन करो, 1 बाय 1 सारे एमसीबी को ऑन करो। अगर जिस सर्किट में फॉल्ट है वो आपको मिल जाएगा। या आप अर्थिंग टू न्यूट्रल टू ग्राउंडिंग चेक करो, फेस टू ग्राउंडिंग चेक करो, लीकेज आप टेस्ट करो। ये प्रोसीजर होते हैं। अगर डीवी में पावर नहीं है तो आपको एसएमडीवी चेक करना है। अगर एसएमडीवी में भी सही है तो एमडीवी में चेक करना होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको एसएमडीवी में फॉल्ट मिला तो उसको ट्रबल शूट कैसे करोगे? तो एसएमडीवी में अगर आपको फॉल्ट मिला तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको जिस रूट में पावर सप्लाई फेलियर है, शॉर्ट सर्किट है, उस ब्रेकर को ऑफ रहने दे, बाकी पावर को रिस्टोर कर दें। उसके बाद आपको लोटो यूज करना है, लॉकआउट एंड टैग आउट। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपका जैसे ब्रेकर डैमेज है या जो भी चीजें हैं वो आपको रिप्लेस करो, उसके बाद पावर रिस्टोर कर दो। ये प्रोसीजर होता है ट्रबल शूट के लिए। तो अगर लाइट काम नहीं कर रही है तो क्या चेक करोगे? अगर कहीं किसी एरिया में लाइट कोई काम नहीं कर रही है तो क्या चेक करोगे? तो इसमें सबसे पहले उस लाइट को ही चेक करना है। और अगर वो पूरे एरिया की लाइट नहीं है तो आपको ब्रेकर और पावर सप्लाई चेक करना है। मीन्स फर्स्ट 0 पॉइंट पे चेक करना है, देन बैक में आना है। अगर एलसीबी ट्रिप हो रही है, ये क्वेश्चन है, अगर एलसीबी कुछ देर बाद ट्रिप हो जा रही है तो क्या क्या चेक करोगे? तो ये सबसे पहले रीजंस होते हैं इसका लीकेज। जैसे कि आपका गार्डन में अगर कोई पावर सॉकेट फीड हो रहा है, लाइट हो रहा है, वहाँ पे वेट ज्यादा होता है या वेट एरिया है, ठीक है, या ओवरलोड हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तीसरा क्या होता है, जैसे कि ब्रेकर बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, कैपेसिटी तो उसकी हायर है बट ब्रेकर ओल्ड हो गया है, अब उसको फेस नहीं कर पा रहा है, वो भी एक रीजंस होते हैं। थर्ड क्या होता है, वोल्टेज में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेन आपको फोकस करना है लीकेज पे फर्स्ट, बिकॉज ये एलसीबी है। तो केबल में लाइव टेस्ट क्या होता है और कैपेसिटर कितने टाइप होते हैं? तो केबल में लाइव टेस्ट एक ही होता है जो ग्राउंड टेस्ट ओनली आप कर सकते हैं, बाकी कोई टेस्ट नहीं। उसके बाद कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, एक रनिंग होता है, दूसरा स्टार्टिंग होता है, जो मोस्टली सिंगल फेस मोटर वगैरह में सिंगल फेस अप्लायंस में यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा रनिंग पंखे में लगे होते हैं, स्टार्टिंग आपका मोटर्स में लगी होती है, जो कि स्टार्ट करने काम आता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फार्मूला और KWH KVA सब क्या होता है। तो जैसे KWH जानते हैं किलोवाट आवर्स होता है, KW किलोवाट होता है, KVA क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है। अब इसके फार्मूलास की बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप KVA इंटू पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट, वाट के लिए आप देख सकते हैं एम्पियर मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज सिंगल फेस। अगर वहीं आपका एम्पियर निकालना है वाट बाई वोल्टेज, मींस आप देख सकते हैं पूरा फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। मोटर के लिए देखिए यहाँ पे I बराबर W मींस वाट, वाट में जैसे HP है तो 1 HP में 746 वाट होता है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कितने वाट की मोटर है डिवाइड करेंगे, अंडर रूट का मान होता है 1.732 मल्टीप्लाई बाई 415 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इक्वल टू एम्पियर आ जाएगा मोटर का। अब जैसे मोटर की हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मोटर का RPM क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, और ये 120 होते हैं हमारे सेकंड, जो कि हमारे दो पोल्स अगर दो होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ को भी हम 60 सेकंड से लेंगे और साउथ को भी 60 सेकंड से लेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। सेम अगर मोटर का RPM निकालना है तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो सेम चीजें आप करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, 120 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू मोटर RPM आ जाएगा। एम्पियर बताया था। AC का जैसे देखेंगे 1 टन कंप्रेसर हमेशा 3.5
RY किलोवाट का होता है। फेस वाइज जाएंगे तो सिंगल फेस होता है, 3 फेस होता है, RYV होते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म देखेंगे तो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। अगर SWCH मिल रहा है इसका मतलब होता है सेलेक्टर स्विच। NONC का बताया ही था, नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन, जो कि हमारा एक्सिलरी में यूज होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डेटा सेंटर ब्रेकर एंड वायरिंग मेथड। तो सबसे पहले डेटा सेंटर में PDU होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जिसमें ड्यूअल सोर्स होता है। प्राइमरी होता है इलेक्ट्रिकल, सेकेंडरी हो जाएगा जनरेटर। जैसे प्राइमरी हो गया ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी हो गया जनरेटर, जहाँ पे ESM-DVV फीड कराती है। तो ये हमारे हमेशा PDU में डबल सोर्सेस हैं, इसीलिए PDU यूज होता है। अब इसमें ब्रेकर अगर देखेंगे तो ब्रेकर कभी भी हम डेटा सेंटर के अंदर ELCB नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम सेक्शन वाइज ELCB यूज कर देंगे तो किसी भी एक में प्रॉब्लम आएगा तो पूरे रैक के पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम RCCB यूज करते हैं, जो कि सिंगल पोल की होती है। तो हर एक इंडिविजुअल सप्लाई हम हर एक एसेट को, हर एक इक्विपमेंट और डिवाइस को फीड कराते हैं, जिसमें पार्टिकुलर प्रॉब्लम उसमें आए तो सिर्फ वही बंद हो, रेस्ट आपका कंटिन्यू चलता रहे। अगर MCB की जाएंगे तो MCB मैक्सिमम इसमें देखेंगे तो आपको C और E क्लास के मिलती हैं ज्यादातर, बिकॉज इसमें ट्रिपिंग रेंज इसका हाई होता है, इसके लिए डेटा सेंटर में यही यूज होता है। अब इसमें देखेंगे CCU क्या होता है। तो CCU जैसे जानते ही हैं, आपका क्लोज सर्किट यूनिट होता है, जो कि कांस्टेंट कूलिंग के लिए यूज होता है। इसमें भी सेम फीडिंग सोर्स होते हैं, एक इमरजेंसी होता है, एक और नॉर्मल पावर होता है, और ये भी सेपरेट फीड कराए जाते हैं। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं OLR, ELR विद सेटिंग एंड ATR। तो OLR क्या होता है, जैसे ओवरलोड रिले हो गया। ELR क्या हो गया, अर्थ लीकेज रिले। तो ओवरलोड से रिले सेटिंग कितने पे होती है, तो जैसे अगर हमारा इक्विपमेंट 10 ले रहा है तो मैक्सिमम जो हमारा ELR होती है वो थर्मल प्रोसेस होती है, जो कि हीट पे काम करती है। तो इसके लिए हम 80 to 90% पे सेट करते हैं कि एक्चुअल एम्पियर जब हमारा रीच हो वहां पे मोटर हमारी कट ऑफ हो जाए। ये होता है सेटिंग हमारी। ELR आप जैसे जानते हैं अर्थ लीकेज रिले होता है, जो CVCT से कनेक्ट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ATS। ATS क्या होता है, ऑटो ट्रांसफर स्विच, जो कि मैंने पहले ही आपको दिखाया था, और यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं ATS दिखा रहा है, जो 3rd नंबर पे है। ये क्या करता है, इसको अगर देखेंगे तो सिंपली आप इसमें ड्यूअल सोर्स होते हैं, एक आपका ट्रांसफार्मर सप्लाई फीड कराती है, दूसरा जनरेटर। इसमें से कोई भी एक फेलियर होता है तो वो पावर सप्लाई को स्विच करा देता है। इसके कंट्रोल्स किए रहते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट इंटरलॉकिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के साथ में इंटरलॉकिंग होता है, जो किसी भी सिचुएशन में एक ही ऑन होगा, या तो प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी। ये 2 टाइप से कंट्रोल किए जाते हैं, एक RLC और एक PLC। तो PLC जो कि कंट्रोलर हो जाते हैं, जो कि ATS में ही इंस्टॉल रहते हैं, और RLC देखेंगे तो जो रिले मेथड हम यूज करते हैं जिसमें। उसके बाद अगर इसमें एक चीज और देखेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में जाएंगे तो इसमें भी सेम प्रोटेक्शन होता है, VMR होता है, फेस प्रोटेक्शन होता है, लोड सेटिंग्स होती हैं, वोल्टेज सेटिंग्स होती हैं, ये सारे प्रोटेक्शन होते हैं। और ATS का काम मेन होता है चेंज ओवर कराना, और ये इंटरलॉक होता है, ये इंपॉर्टेंट। इसके स्पेयर में जाएंगे तो इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक तो ATS स्विच होते हैं, जो कि ऑलरेडी फैक्ट्री डिजाइंड होते हैं, और दूसरा एक कॉन्टेक्टर पे भी बनाए जाते हैं। जो स्मॉल अगर 100 किलोवाट तक के हैं तो वहां पे हम कॉन्टेक्टर पे ATS यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़े में जाएंगे 500 600 तो वहां पे स्टैंडर्ड हमारा डिजाइन स्विच आते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आप फिगर्स में देख सकते हैं पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं और एसेट क्या होते हैं। तो जैसे पहला मैंने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, उसके बाद MDB लगाया हुआ है, फिर ATS लगाया, उसके बाद कैपेसिटर बैंक लगाया हुआ है, फिर SMDB लगाया हुआ है, फिर DB लगाया हुआ है, DB के बाद स्टार्टर लगाए हुए हैं, लाइटिंग है। तो ये हमारा बेसिकली यही चीजें हमारी मेजर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हैं इसको, यही जो यूज होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप राइट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।